नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए जियोग्राफी भूगोल क्लास 7 क्लास का है ये चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस को कंप्लीट कर दिया है और वो हमारे YouTube चैनल पे आ भी चुका है। यदि आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 क्लास 7 जियोग्राफी हमारी बदलती हुई पृथ्वी के बारे में। सबसे पहला स्लाइड हमारा इसमें कहता है कि स्थल मंडलीय प्लेट्स क्या होते हैं। स्थल मंडल का जो प्लेट्स है, इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बताया है और उसमें बताया है कि कैसे हमारे पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ है, वो अलग अलग भागों में विभाजित है। सियाल, सीमा, नीफे, इन सभी पॉइंट्सों के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में ही डिस्कशन किया था। पे हम बात करते हैं स्थल मंडलीय प्लेट, ये क्या होता है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। हमने आपको स्थल मंडल के बारे में पहले ही समझाया था। अब यहाँ पे बताया गया है कि स्थल मंडल जो है वो अनेक प्लेटों में, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट्स कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेटों के नाम से जानते हैं। और यह हमेशा ऑलवेज धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ये जो प्लेट्स होती है ना, ये बहुत ही स्लोली स्लोली चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक वर्ष, हर एक साल ये जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, लावा होता है, जो आपको ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद देखने को मिलता है, तो ऐसा इसी कारण से होता है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए जो मैग्मा होता है, वह एक पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। वृत्तीय मतलब समझिए, जो मैग्मा है, जो लावा है पृथ्वी के अंदर, वो क्या होता है, गोलाकार घूमता रहता है। इसीलिए पृथ्वी की प्लेटें जो हैं वो भी बड़ी स्लोली स्लोली चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये हमारा स्थलमंडलीय प्लेट के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंतःजर्नित और बहिर्जर्नित क्या होता है, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। प्लेट की इस गति के कारण, जो प्लेट हमारे पृथ्वी के अंदर गर्भ में घूमता रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी के अंदर लावा के कारण, पिघले हुए मैग्मा के कारण जो वृत्तीय आकार में घुमाव चालू होता है, इसके कारण पृथ्वी के जो ऊपरी सतहें होती है, जो सरफेस होता है, वो भी मूवमेंट करता है, वो भी धीरे धीरे घूमता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 1 नंबर के लिए। ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी की गति जो होती है, जो स्पीड होता है अर्थ का, उन बलों के आधार पर, उन, आप कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, फोर्स होता है, उसी के आधार पर इसको खंडित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। अब गतियां उत्पन्न क्यों होती है, तो अंदर पिघले हुए मैग्मा जब वृत्तीय आकार में पृथ्वी के अंदर घूमता है, तो ये प्लेट्स भी घूमते रहते हैं और इस कारण से पृथ्वी का जो सरफेस होता है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है, वो भी मूवमेंट करता है, वो भी घूमता है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है अंतःजर्नित। अब अंतःजर्नित क्या है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, पृथ्वी के, अर्थ के अंदर घटने वाली क्रिया को हम अंतःजर्नित बल, जिसे हम इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अंतःजर्नित का मतलब होता है एंडोजेनिक फोर्स, जो पृथ्वी के गर्भ के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, उसे हम अंतःजर्नित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है बहिर्जनिक। अब बहिर्जनिक को समझ लीजिए, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो बल पृथ्वी के सतह पे, सरफेस पे, ऊपरी भाग पे उत्पन्न होता है, उसे हम बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ध्यान से समझिएगा बहिर्जनिक और अंतःजनिक क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंतःजनित कितने प्रकार के होते हैं। अंतःजनित, अभी मैंने आपको पहले के पॉइंट में यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अंतःजनित, जिसे इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, इसके बारे में बताया था। तो अंतःजनित बल भी ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, आकस्मिक बल, और दूसरा है पटल विरूपण बल। ध्यान से समझिएगा, ये नंबर 1 पे आता है और ये नंबर 2 पे आता है। ये अंतःजनित अर्थात
एंड्रोजेनिक फोर्स के दो प्रकार के बारे में बताया गया है। पहला है आकस्मिक बल और दूसरा है पटल विरूपण बल। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आकस्मिक बल क्या होता है। इस प्रकार के बल से अचानक गति पैदा होती है। इस प्रकार के अगर फोर्स का उपयोग होता है तो इसे सडनली क्या होता है, स्पीड पैदा होने लगता है, शुरुआत हो जाता है। और इसी कारण से पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो सरफेस एरिया उसके ऊपर आपको अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, भूस्खलन, आकस्मिक बल के उदाहरण देखने को मिलते हैं और इससे बहुत नुकसान होता है। आपने अक्सर सुना होगा, अभी देखिए आज तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते कि भूकंप कब आने वाला है। हमने बारिश के बारे में पता कर लिया, हमने आंधी तूफान के बारे में पता कर लिया, हमने सूखा के बारे में पता कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे साइंटिस्ट ये नहीं पता कर पाते हैं कि भूकंप कब आने वाला है। हाँ, ये है कि भूकंप जब आ जाता है तो हम उसके स्पीड को पता कर लेते हैं, वो अभी हो पाता है। लेकिन कब भूकंप आएगा, कितना आएगा, ये सब का कुछ अनुमान नहीं होता। और आकस्मिक बल का मतलब यही होता है कि ये जो फोर्स है वो अचानक से होता है और इससे अचानक फोर्स लगने से, अचानक स्पीड आने के कारण भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन, आकस्मिक बल के उदाहरण देखे जाते हैं इन सब। और आकस्मिक बल से ना भयानक नुकसान भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा भूस्खलन हो जाए या अर्थक्वेक हो जाए या ज्वालामुखी का फटना हो जाए, इससे नुकसान ही नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पटल विरूपण बल क्या है। तो इस बल के कारण धीमी गति उत्पन्न होती है। जैसा कि आकस्मिक बल में क्या हुआ था कि अचानक से स्पीड हो जाता है, लेकिन पटल विरूपण बल में धीमी गति उत्पन्न होती है और इस बल से पृथ्वी की जो परपटी है उसका रूप बदल जाता है। मोरदार पर्वत इस बल के कारण इसका निर्माण होता है। यहाँ पे जो धीमी गति होती है तो पृथ्वी का परपटी जो है इसका आकार, रूप, रंग, रेखा बदलता है और इसी कारण से जो पहाड़ होते हैं, जो मुर्दार पहाड़ होते हैं, उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बहिर्जनित कितने प्रकार के होते हैं। बहिर्जनित जो हैं, जैसा कि पहले के स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अंतःजनित, अंतःजनित में मैंने आपको ये सारे पॉइंट समझा दिया, ये सब इसके अंदर है। लेकिन अब है बहिर्जनित, तो वो हमारा नंबर 2 पे यहाँ पे आ रहा था। नंबर 2 पे है बहिर्जनिक। अब इसको जान लेते हैं। बहिर्जनिक बल भी ना दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहिर्जनिक जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपर्दन और दूसरा है निक्षेपण। पहले नंबर पे अपर्दन और दूसरे नंबर पर निक्षेपण आता है। इसको भी समझ लेते हैं। अपर्दन क्या होता है? देखिए, वह प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचर के माध्यम से किया गया ऐसा प्रोसेस जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। पहले तो पहाड़ होता है, ध्यान से समझिएगा, चट्टानें होती है, लेकिन वह टूटती है और टूटने के बाद उससे पानी निकलता है, हवा निकलता है और फिर वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। इसे अपर्दन कहते हैं। आपने सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ा होगा, मृदा अपरदन। इसमें भी तो यही होता है ना कि मिट्टी कट के एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, वो मृदा अपरदन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे पठारों का भी अपरदन हो रहा है, पहाड़ों का भी अपरदन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है निक्षेपण। तो वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। निक्षेपण में क्या होता है, वायु, जल आदि जो होता है, मतलब पानी हो गया या हवा हो गया, ये पहाड़ों को या मिट्टियों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपित कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ज्वालामुखी। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ज्वालामुखी में जो भूपर्पटी होता है, जो पृथ्वी के सरफेस एरिया होते हैं, उस पे जो द्वार खुलता है या फिर जो छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलने लगते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी के अंदर से विस्फोट होके बाहर आता है, वो एक प्रकार का खनिज होता है, वो पिघला हुआ खनिज होता है जिससे ज्वालामुखी कहते हैं। इस ज्वालामुखी से आसपास के इलाकों में बहुत ही तबाही होती है क्योंकि ये इतना गर्म होता है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर का होता है और इतना ज्यादा इससे CO2 अर्थात आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है कि आसपास रहना मुश्किल हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। जब स्थलीय प्लेटों में गति करने पर, जब पृथ्वी के जो स्थल वाले प्लेट्स होते हैं उस पे गति करने के कारण पृथ्वी का जो सरफेस एरिया होता है उसके अंदर कंपन होने लगता है। तो यही कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इसी कंपन को हम अर्थक्वेक या भूकंप के नाम से जानते हैं। अब इससे बचने के भी कुछ उपाय है और इसके कारण के भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसे जान लेते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहां से यह कंपन स्टार्टिंग होता है वह उस अर्थक्वेक का उद्गम केंद्र मतलब शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। उद्गम केंद्र से भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जहां से यह केंद्र शुरू हुआ है और उससे जो निकट का स्थान है इसे हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र से ये कंपन तरंग के रूप में बाहर अपने आसपास के इलाकों में प्रदर्शित होता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकेंद्र का निकटतम भाग होता है, जैसे कि नेपाल में आपको याद होगा अर्थक्वेक से कितनी तबाही हुई थी, तो ये जो पास में जो क्षेत्र होते हैं ना वहां पे ज्यादा तबाही होता है। इसके साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी के स्थान पे आप देखोगे तो वहां पे इसकी गति, इसकी कंपन क्षमता निम्न हो जाती है, स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले। अगर आपके आसपास भूकंप आता है, भूकंप से पीड़ित लोग जो होते हैं वो कहाँ उनको छुपना चाहिए, कहाँ अपने बचाव के लिए उनको रुकना चाहिए। तो सुरक्षित स्थान में सबसे पहले आप अपने घर में जो रसोई होता है उसका जो काउंटर होता है उसके नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में आप छिप जाओ। और कहाँ कहाँ से स्थान से आपको दूर रहना है उसके बारे में भी जान लो। आग वाला स्थान, जहाँ पे आग वाग हो वहां नहीं रहना चाहिए। चिमनी के आसपास नहीं रहना चाहिए और ऐसे जगहों पे नहीं रहना चाहिए जो आसानी से टूट जाए, बहुत कमजोर हो। इसके आसपास खिड़कियों के पास, दर्पण के पास, आईने के पास, इन सभी चीजों के पास हमें नहीं रुकना चाहिए। और पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा समान विश्वास से करें। आपदा का सामना करने का मतलब है कि लोगों को कभी-कभी जानकारी न होने के कारण वो घर में ही छुप जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अर्थक्वेक जब आता है तो आपकी खिड़कियाँ, आपके दरवाजे ये सभी जाम हो जाते हैं। आप चाह के भी उस समय इसे नहीं खोल पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप तो या तो खुले स्थान में चले जाओ जहाँ पे कोई पेड़-पौधा, घर वगैरह ना हो। या आप घर में फँस गए हो तो किचन का जो स्लैब होता है उसके नीचे छिप जाओ, क्योंकि अगर दीवार टूटेगी भी तो वो किचन के स्लैब पे टूटेगी और किचन का स्लैब अचानक से टूट के आपके शरीर पे नहीं आएगा, वो आपको कुछ हद तक बचाने की कोशिश करेगा। तो मरता क्या नहीं करता, आप ऐसे स्थानों पे छुप सकते हो जो आसानी से टूटे ना। नहीं तो सबसे पहला जो तरीका है वो आपको अपने घर से बाहर निकलना है और खुले स्थान में जाना है जहाँ पे कोई पेड़ पौधा, घर वगैरह ना हो, वहां पे आप सुरक्षित रह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जल प्रपात। अब जल प्रपात क्या होता है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो नदी होता है, नदी के पानी के कारण आसपास के जो जंगल होते हैं उससे ना मिट्टियां कटने लगती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वहां पे जलप्रपात बनता है। आपने देखा होगा कई बार पहाड़ियों के ऊपर से झरने की तरफ पानी जो है वो नीचे गिरता है या ऊंची जगह से नीचे गिरता है। तो ऐसे पानी गिरने के तरीकों को हम जलप्रपात कहते हैं। विसर्प क्या होता है? जब नदी जो होता है, जब रिवर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, समतल क्षेत्र में प्रवेश करती है, तब वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, इधर उधर घूम के अपना रास्ता बनाने लगती है। और फिर मोड़ों को, इन्हीं मोड़ों को जब ये टर्न लेके घूमती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? विसर्प के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट कहता है चांप झील क्या है। समय के साथ विसर्प जो है वो लूप नदी से कट जाता है और एक अलग रास्ता बना लेता है। मतलब नदी जो होता है ना उससे कट के वो कई अलग मार्ग भी तैयार कर लेता है। इसे आप चांप झील कह सकते हैं। वितरिका क्या होता है? समुद्र तक कोई भी नदी जो होता है ना उसका अंतिम स्थान कहाँ होता है? समुद्र ही होता है। चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो या हमारे भारत के बहुत सारी नदियां हैं, ये सभी तो मिलती समुद्र में जाके ही है। तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह जो है वो धीमा हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेवलिंग होता है इसके कारण नदी का जो प्रवाह होता है, धाराएं जो होती है वो धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा में अगर वो हो
तब तो वो काफी मजबूत रहती है। लेकिन अगर यही अलग अलग धाराओं में बट जाती है तो इसका जो फ्लो होता है वो काफी स्लो हो जाता है, और इसी स्लो हुए फ्लो को और इनके विभाजन को हम वितरिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है डेल्टा क्या होता है, या फिर आप डेल्टा से क्या समझते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, कहाँ, डेल्टा के पास, कि वो अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगता है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी बहुत स्लो फ्लो में बहने लगती है तब वो अपने साथ जितने भी मलबे लाता है उसको वो किनारे लगाने लगता है, या फिर उसे वो बहा के आगे ले जाने में असक्षम हो जाता है, क्योंकि फ्लो उसकी धीमी हो जाती है। तो फिर वो अवसादों का संग्रह करने लगता है, जमा करने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री गुफा क्या होता है? समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। पहाड़ों से, चट्टानों से टकरा टकरा के उसके बीच में दरार उत्पन्न कर देता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती चली जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये दरारें जो हैं वो चौड़ी होने लगती है, और इसी को हम समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है तटीय मेहराब क्या है। इन गुफाओं में, जो समुद्री गुफा होता है, इन गुफाओं में जब ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो इसमें केवल छत ही बचती है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं, या फिर तटीय मेहराब का यहाँ पे निर्माण होता है। स्टैक क्या होता है? लगातार अपर्दन छत्र को भी, मतलब कि जो ये पानी का टकराव है इन दरारों से, सैलों से, पहाड़ों से, ये छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को हम स्टैक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है समुद्र भृगु क्या है। जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु के नाम से जानते हैं। जल के ऊपर, पानी के ऊपर जो ऊर्ध्वाधर सीधा एक चट्टान जैसा दिखता है उसे हम समुद्र भृगु के नाम से जानते हैं। हिमनद या हिमोड क्या होता है? हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, सैल का मतलब चट्टाने, पहाड़, रेत एवं तलछट, ये मिट्टियां निक्षेपित होने लगते हैं, और ये निक्षेपण जो है वो हिमनद, हिमोड का निर्माण करते हैं समुद्र के अंदर। छत्रक सैल से आप क्या समझते हैं? रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं। छत्रक के आकार का छोटे छोटे पहाड़, चट्टान को आप रेगिस्तान में देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल के नाम से जानते हैं। अब है बालू टिब्बा क्या होता है। ये पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था 7th के बच्चों से, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिए। पवन चलने पर, अर्थात हवा के चलने पर, अपने साथ रेत के स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। रेत जब हवा चलती है ना, तो रेगिस्तानों में या बालू वाले जगहों पे आपने देखा होगा कि जो बालू है वो एक जगह से उड़ के दूसरे जगह चली जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, फिर वो रेत धीरे धीरे जमा होने लगता है और वो एक पहाड़ जैसा बन जाता है। इसको हम बालू टिब्बा के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी यहाँ पे समाप्त हो गया। इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझा दिया गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।